नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले वर्ष में, इस नव वर्ष में आप उन्नति का शिखर प्राप्त करेंगे। आज मैं मुखातिब हो रहा हूं लोकबंधु राजनारायण के कृतित्व और व्यक्तित्व को लेकर के। जब 31 दिसंबर को हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे थे, तो उस अवसर पर मुझे लगा कि तमाम साथियों को राजनारायण के बारे में यथोचित जानकारियां नहीं रह गई हैं। जो नौजवान साथी हैं, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए जरूरी है कि हम उसके अतीत, स्वर्णिम अतीत से उसको जोड़ पाएं, तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। साथियों, हम उस राजनारायण जी के बारे में बात कर रहे हैं जिनको इस देश में आपातकाल का धूमकेतु, राजनीति का कबीर, समाजवाद का रक्षक, जनता का प्रहरी, गरीबों का मसीहा, न जाने किन किन उपाधियों से विभूषित किया जाता है। यथोचित रूप से उन्हें सभी लोक बंधु कह के पुकारते हैं। आप सभी जानते हैं कि राजनारायण जी का जीवन, उनका जन्म एक बड़े संभ्रांत जमींदार परिवार में हुआ था। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कोई कहता है कि 200 बीघे जमीन उन्होंने गरीबों में दान कर दिया, कोई कहता है 800 बीघे जमीन गरीबों में दान कर दिया। वो जब भी घर आते थे, उनके घर के अंदर जितना भी अनाज रहता था, गरीबों को बुला करके दान कर दिया करते थे। भाइयों में बड़े होने के नाते सबकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो बागी तेवर के व्यक्ति थे, इसलिए सब लोग चुप रह जाते थे और परिवार संपन्न था, उसके लिए ये सामान्य बात थी। अपनी सारी जमीनें दान करके गरीबों को उन्होंने बसाया। इससे हम समझ सकते थे कि राजनारायण जी किस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। राजनारायण जी का जन्म गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए भारत में सन 1917 में जब रौलट एक्ट भारत में आया था, आंदोलनों का चारों तरफ दौर था। महात्मा गांधी का पदार्पण हिंदुस्तान में हो चुका था, दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे वो। उस दौर में 1917 में वाराणसी के गंगापुर क्षेत्र में, गंगापुर वह क्षेत्र है जहां से काशी राज का अभ्युदय होता है। मनसाराम सिंह पहले राजा होते हैं और उनका जन्म गंगापुर में होता है। गंगापुर के बगल में एक गांव मोतीकोट, जहां से यह रत्न राजनारायण पैदा हुआ। 17 वर्ष की आयु में 1934 में कम उम्र का यह नौजवान, 17 वर्ष का नौजवान, जब पूरी दुनिया में अंग्रेजी शासन अपना लोहा मनवा रही थी, उसकी बर्बरता और क्रूरता की कहानी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। लोग अंग्रेजी हुकूमत से भय खाया करते थे। उस दौर में 17 वर्ष का नौजवान अपने साथियों के साथ बनारस का बिनिया बाग मैदान, जहां ब्रिटेन की साम्राज्ञी कहा जाता था, जिसके राज्य में सूरज भी कभी डूबता नहीं था, उस साम्राज्ञी की मूर्ति को तोड़ने का काम राजनारायण जी ने किया। शूट एंड साइट का आर्डर था, देखते ही गोली मार देने का आदेश था। बावजूद सर पे कफन बांध के सीना चौड़ा करके इस नौजवान ने अपने साथियों के साथ इतना बड़ा कारनामा किया।
गंगा के पानी में रवानी आ गई। चारों तरफ नौजवानों की बाछें खिल गई, आंदोलन की रणनीतियां बनने लगी। राजनारायण के नेतृत्व में पूरा बनारस आजादी की लड़ाई में अंगड़ाई लेने लगा। साथियों, 3 वर्ष तक राजनारायण जी, साथ में उनके भाई अंबिका सिंह जी भी, और बगल का गांव भट्ठी, जहां से बाबू रणजीत सिंह, बाबू महादेव सिंह जैसे सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सभी को जेल में डाल दिया गया। राजनारायण जी के क्रांतिकारी तेवर को देखते हुए उत्तर प्रदेश का काला पानी कहे जाने वाले फतेहगढ़ जेल में उन्हें बंद किया गया। 3 वर्षों की सजा काटने के बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो पूरा बनारस, जब चंदौली और भदोही भी बनारस का हिस्सा हुआ करते थे, पूरा बनारस उनके स्वागत में उमड़ पड़ा था। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और कहा जाता है कि एक अच्छी सरकार को चलाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है, और इस कमी को पूरा करने का काम राजनारायण जी ने अपने साथियों के साथ किया। शुरुआती दौर में सभी लोग महात्मा गांधी के अनुयायी थे। सन 1948 में महात्मा जी के चले जाने के बाद, महात्मा जी के गोली मार दिए जाने के बाद, सीधी बात कही जाए, और आज ये दौर है कि उनको गोली मार देने के बाद भी तमाम लोगों को संतोष नहीं है। वे हिंदुस्तान में पूछते हैं कि कोई भारत का राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है। ये सवाल यही नहीं रुकेगा, ये सवाल आगे बढ़ेगा। वो कल पूछेंगे कि कोई भारत का राष्ट्रपति कैसे हो सकता है। वो आगे बढ़ के पूछेंगे कि समता स्वतंत्रता के इस देश में कोई भारत का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। इन लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर अब भी नहीं संभले तो नुकसान सबका है, नुकसान सबका है। और इसी लड़ाई को उस दौर में राजनारायण जी आगे बढ़ा रहे थे। आप सब जानते हैं कि नेहरू जी के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की आयरन लेडी कही गई, और पूरी दुनिया में उनका एक छाप था। इंदिरा जी का एक बड़े नेता के बतौर पूरे संसार में उनकी एक प्रतिष्ठा थी। बावजूद इसके इंदिरा जी के ऐसे कार्यों पर राजनारायण जी मुखालफत करने से कभी पीछे नहीं हटे। और उस दौर में जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था, पूरी दुनिया से उनको जन समर्थन मिल रहा था। भारत के लोग तो उनको देवी के रूप में देख रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता उनको दुर्गा की अवतार कह रहा था। उस दौर में 1971 का वो दौर था, और राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव मैदान में खड़े हुए। जब किसी नेता का साहस नहीं होता था उनके सामने चुनाव लड़ने की, तो राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा। और चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग करने के कारण उन्होंने इंदिरा जी के सन 1971 के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसका परिणाम भले ही 5 वर्ष लगे, लेकिन 12 जून 1975 को इंदिरा जी के खिलाफ परिणाम आया। उनका चुनाव असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, और उसी के परिणाम स्वरूप 25 जून को इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी की कहानी आप सभी जानते हैं। सभी देश के बड़े नेताओं को, छोटे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सभी को नजरबंद कर दिया गया। लगभग 11 महीने तक
देश के लोगों को खबर तक नहीं हो पाई कि कौन किस जेल में बंद है। उस दौर को गुजरने के बाद पुनः 1977 में देश में आम चुनाव होता है और राजनारायण जी इंदिरा जी के खिलाफ बरेली में चुनाव लड़ते हुए उन्हें भारी मतों से पराजित करने का काम करते हैं। और राजनारायण जी की बदौलत ही, उस जीत की बदौलत ही, उस आंदोलन की बदौलत ही, उस माहौल के बदौलत ही जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजनारायण जी उस समय भी पद की लड़ाई में नहीं आए। लोगों ने इनसे प्रार्थना करके इनको स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया। चूंकि ये गरीबों के मसीहा थे, इनके दिलों में दर्द था गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, तो लोगों ने इनको स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया। और आपको जान करके खुशी होगी कि उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय को आरोग्य मंत्रालय कहा जाता था। आदरणीय लोक बंधु के स्वास्थ्य मंत्री होते ही, आरोग्य मंत्री बनते ही उस मंत्रालय का नाम परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद इनकी शिमला में एक सभा थी। शिमला में जब सभा करने गए तो वहां के डीएम ने सभा के लिए ऊंची पहाड़ी पर मैदान में सभा करने के लिए इनके लोगों को परमिशन दिया। लेकिन सभा आयोजित होने के कुछ घंटे पहले ही वहां के तत्कालीन एसएसपी ने आकर के बताया कि आपकी परमिशन को रद्द कर दिया गया है, आप नीचे मैदान में कहीं जाकर के सभा कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने लोक बंधु राजनारायण जी को यह बात बताया। राजनारायण जी अड़ गए। राजनारायण जी ने कहा कि ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। जब हमारे ही सरकार के एक व्यक्ति को, अटल बिहारी वाजपेयी को, वहां सभा करने की इजाजत दी जा सकती है, तो राजनारायण जो भारत का स्वास्थ्य मंत्री है उसे सभा करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। मैं सभा करूंगा और हरगिज नहीं मानूंगा। अंततः उनकी सभा हुई, लेकिन मोरारजी देसाई और राजनारायण जी के बीच उस बात को लेकर के विवाद पैदा हुआ। और उसी समय असल में विवाद का जो असली कारण था, राजनारायण जी ने एक मुद्दा उठाया था जनता सरकार में कि एक व्यक्ति एक ही संगठन की सदस्यता ले सकता है, चाहे वो जनता पार्टी में रहेगा, चाहे वो अन्य किसी संगठन में रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जनता पार्टी में रहते हुए किसी अन्य संगठन की सदस्यता स्वीकार करता है तो राजनारायण जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं रहेंगे। इस पर मतैक्य न होने के कारण राजनारायण को अपने परिवार कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और राजनारायण जी ने जनता सरकार को गिरा दिया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें राजनारायण जी की मुख्य भूमिका रही सरकार बनाने में, और चौधरी चरण सिंह जी से भी मतभेद होने के बाद सरकार गिराने में भी उनकी भूमिका रही। यहीं तक नहीं, वो लोकतंत्र के असली सेनानी थे, जनता के असली प्रहरी थे। इस नाते वो चौधरी चरण सिंह जी से भी, उनके सामने भी चुनाव लड़ने से गुरेज नहीं किए, उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ने का काम किया। इंदिरा जी को कोर्ट में हराने के बाद इंदिरा को वोट से भी हराने का काम अगर इस देश में किसी नेता ने किया तो राजनारायण जी ने किया। ऐसी ही एक चर्चा मानस में आती है कि एक बार स्वास्थ्य मंत्री रहते जौनपुर में उनकी सभा हुई और
जनता दरी पर बैठी हुई थी। राजनारायण जी के लिए एक ऊंचा मंच बना दिया गया और बीच में पुलिस वाले आकर के खड़े हो गए। राजनारायण जी ने कहा कि नहीं, मंच से कुर्सियां हटाई जाएं। जब हमारी जनता जमीन पर बैठेगी तो राजनारायण भी जमीन पर बैठेगा। और अंततः मजबूर होकर के अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी। इस तरह के थे राजनारायण। वो जमीन से पैदा हुए, जमीन से जुड़े रहे और जमीन पर रहते हुए जीते हुए चले गए। याद आता है राजनारायण की वह शव यात्रा। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ऐसी भी कोई शव यात्रा होगी जिसमें सभी दल, सभी पार्टी, सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब, क्या शिक्षक, क्या अधिकारी, क्या किसान, क्या व्यापारी, नौजवानों का तो हुजूम, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के, विश्वविद्यालयों के छात्र नेता, महिला, पुरुष। लोग बताते हैं कि लगभग 5 से 7 लाख की भीड़ बनारस काशी में उनका अंतिम दर्शन करने के लिए जुटी थी। साथियों, दोहरी सदस्यता के सवाल पर जब दोहरी सदस्यता का सवाल क्या था, जनता पार्टी में कुछ लोग, अटल बिहारी जैसे लोग जो आरएसएस के भी सदस्य थे, लोकबंधु का मानना था कि आरएसएस देश हित में कार्य नहीं कर रहा है। आजादी की लड़ाई में उसकी जो भूमिका रही है वो संदिग्ध रही है, ऐसा वो मानते थे। इसके नाते वो किसी भी स्थिति में इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि आप आरएसएस के भी सदस्य रहेंगे और उनकी जनता पार्टी के भी सदस्य रहेंगे। उसी दौर की बात है कि राजस्थान में उनकी सभा लगी और उनको पहले से अधिकारियों ने बता रखा था कि आरएसएस के लोग आपका प्रबल विरोध करने पर उतारू हैं और हिंसक घटनाएं भी हो सकती हैं, अन्यथा आप सभा में न जाएं। राजनारायण कहाँ मानने वाले थे। असली योद्धा, असली समाजवादी जो कहते थे कि याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, इस तेवर का धनी व्यक्ति कहाँ रुकने वाला था। राजनारायण ने कहा नहीं, राजनारायण रुक गया तो हिंदुस्तान का आम आदमी अपनी बात कैसे रख पाएगा। इसलिए मैं सभा तक जाऊंगा, परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। राजनारायण सभा में गए। राजनारायण के ऊपर ईंट, पत्थर, डंडे फेंके गए, लेकिन हेलमेट लगा करके, सर पर हेलमेट लगा करके राजनारायण जी किसी तरह से सभा में पहुंचे और सभा में उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। एक बार की बात है, लोहिया जी जो उनके गुरु थे, राजनारायण जी के 2 आदर्श थे, एक महात्मा गांधी, दूसरे डॉक्टर लोहिया, जो हिंदुस्तान में समाजवाद के जनक माने जाते हैं, समाजवाद के पुरोधा माने जाते हैं। लेकिन अपने गुरु को भी जब लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल आता है तो राजनारायण जी नकार देते हैं और उनके मना करने के बाद भी राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। लोहिया नाराज हो जाते हैं। लोहिया उनसे बात करना बंद कर देते हैं। लोहिया उनसे मिलने से मना कर देते हैं। देश में ऐसा लगा कि समाजवाद के ये ध्रुव अलग हो जाएंगे। लेकिन राजनारायण जी अपने अंदाज के पक्के थे, वो सच्चे समाजवादी थे। जब राज्यसभा चल रही थी, लोहिया भी सदन में थे, राजनारायण भी सदन में थे, दोनों में बात नहीं हो रही थी।
राजनारायण ने कई बार कोशिश की, लेकिन लोहिया ने मना कर दिया। तब राजनारायण ने एक तरकीब निकाली और आकर के उस गेट पर बैठ गए, रास्ता रोक करके बैठ गए जिस गेट से लोहिया निकलते थे। और कई बार जब उन्होंने ऐसा किया तो हार मान करके लोहिया को, राजनारायण जी को उठा करके गले लगाना पड़ा। और तब लोहिया ने कहा था कि जब तक राजनारायण जिंदा रहेगा इस देश में लोकतंत्र मर नहीं पाएगा। राजनारायण के दिल में शेर का दिल है, लेकिन उसका रास्ता गांधी का रास्ता है। एक बार की बात है, संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राजनारायण जी नेता विरोधी दल थे। सदन में किसी प्रश्न को उठाने के सवाल पर आपस में तकरार होता है और अध्यक्ष पुलिस बुला करके इन समाजवादी नेताओं को बाहर निकालना चाहता है और उस झड़प में राजनारायण जी और उनके साथियों को काफी मारा पीटा जाता है। उनके शरीर में काफी चोटें आती हैं। तब लोहिया ने कहा कि राजनारायण जी जूता भी चला सकते थे। राजनारायण जी के अंदर वो पौरुष था कि उन सिपाहियों को पटक भी सकते थे, लेकिन राजनारायण जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो महात्मा गांधी के अनुयायी थे। इसलिए लोहिया मानते थे कि राजनारायण के रहते इस देश में लोकतंत्र का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, गांधी के रास्ते पर चलते हुए राजनारायण जी ने एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों का प्रवेश कराने का बीड़ा उठाया। पूरे बनारस में प्रबल विरोध होने लगा, यहां तक कि उनके साथ के लोग, उनके जाति के लोग भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन राजनारायण अपने धुन के पक्के थे, सच्चे समाजवादी थे और वो जानते थे कि देश में समाजवाद लाना है तो समता, समानता को, बंधुत्व को इस देश में लाना होगा। और वो दलितों को लेकर के काशी की गलियों में चल पड़े। चारों तरफ से ईंट पत्थर बरसने लगे, लेकिन राजनारायण अपने धुन के पक्के थे। पुलिस लगाई गई, लेकिन राजनारायण रुकने वाले नहीं थे। अंत में उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर होकर के समाजवादियों के सामने झुकना पड़ा, लोकबंधु के सामने झुकना